बजट कवरेज के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। हम इस समय भुवनेश्वर में हैं और ये जो स्टेट है वो कल्चरली रिच है। न सिर्फ माइनिंग, स्टील, पावर, लेकिन इसको टेम्पल सिटी भी कहा जाता है। और भुवनेश्वर में, कलिंग नगर में हम पता लगाएंगे कि किस तरीके से इंडस्ट्री शेप अप हो रही है और बजट से क्या उम्मीदें हैं। ईटी नाउ स्वदेश की बजट यात्रा की शुरुआत हुई है भुवनेश्वर से और हम पहुंचे हैं टाटा पावर के प्लांट में। उड़ीसा अब टाटा पावर के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि बॉटम लाइन का एक बड़ा ड्राइवर बन चुका है। पिछले कुछ सालों में यहां AT&C लॉसेस में तेज गिरावट देखने को मिली है, जो पावर सेक्टर में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बेहतर नेटवर्क, एडवांस टेक्नोलॉजी और सख्त मॉनिटरिंग ने डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा स्किल बनाया है। यहाँ हमें TP सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन के मेन कंट्रोल सेंटर का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिला है, जहाँ से पूरे सिस्टम की रियल टाइम निगरानी की जा रही है। भुवनेश्वर में हम टाटा पावर के कंट्रोल सेंटर में खड़े हुए हैं, जहां पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सेंटर चलता कैसे है और AT&C लॉसेस को इन्होंने कैसे कम किया है। ये पावर सिस्टम कंट्रोल सेंटर TP सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन का मेन कंट्रोल सेंटर है। यही सेंटर वेस्ट, साउथ और नॉर्थ ओडिशा के डिस्कॉम्स के लिए बैकअप कंट्रोल सेंटर के तौर पर काम करता है। यह इंटीग्रेटेड सिस्टम बिना रुकावट के पावर सप्लाई को बनाए रखता है। टाटा पावर का मानना है कि उड़ीसा का यह पावर डिस्ट्रीब्यूशन ये मॉडल देश भर में नेशनल लेवल पे लागू किया जा सकता है। बजट को लेकर टाटा पावर की उम्मीदों पर जब हमने बात की तो MD और CEO प्रवीर सिन्हा ने कहा, इस साल बजट सत्र पावर सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मैं अगले 12 से 18 महीने की बात करता हूं, जो कि आप बोल रहे हैं बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। क्या वो चेंजेस हैं जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में आपको क्या लगता है कि बाकी जो स्टेट्स हैं, जैसे आपने उत्तर प्रदेश का नाम लिया, बहुत सारे स्टेट्स का नाम, वहाँ पर बात बन जाएगी? बिल्कुल, सब जगह वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और आज ये जो वहाँ के जो लोग हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी चाहते हैं कि ये बदलाव आए और जिस तरह की उड़ीसा मॉडल है इसी तरह का मॉडल्स अगले स्टेट्स में भी आने चाहिए। इसके साथ साथ ट्रांसमिशन क्षेत्र में आप देखिएगा बहुत सुधार होगा, बहुत निवेश भी आएगा, बिकॉज इतने सारे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हम सोलर सेल एंड मॉड्यूल्स में आज काफ़ी कैपेसिटी हो गया, बट इनगॉट एंड वेफर में नहीं है, तो उसमें निवेश आएगा। एंड ऑल जो ये जितने इनिशिएटिव्स हैं, इसका यही मकसद है कि हम बेहतर बिजली पहुंचा पाएँ कंज्यूमर्स को और सस्ते दाम में पहुंचा पाएँ, और यही उसी प्रयास में हम भी लगे हुए हैं टाटा पावर की तरफ से, और देश में भी अलग अलग निवेशक भी इसी में लगे हुए हैं और सरकार भी इसी में लगी हुई है। मंदिरों के शहर के नाम से मशहूर भुवनेश्वर बजट यात्रा की बातचीत के लिए एक खास जगह है। अब हम पहुंच रहे हैं ऐतिहासिक लिंगराज मंदिर, जहां देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से हम बात करेंगे और बजट से उनकी क्या है उम्मीदें, ये समझेंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि लिंगराज मंदिर है और यहाँ पर इस शहर के बड़े नामी और गिरामी उद्यमी हैं यहाँ पे, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि उड़ीसा का जो MSMEs हैं और MSME से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बाकी हैं, वो कैसे आगे फ्लोरिश कर सकती हैं। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले चितरंजन जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, उड़ीसा की जब हम बात करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ ध्यान में आती है, जाहिर सी बात है, जगन्नाथपुरी, जहाँ हम खड़े हैं अभी, लिंगराज मंदिर। इसके आगे इसको किस तरीके से यहाँ पे लोकल्स को इन्वॉल्व करके इंडस्ट्री को पुश दिया जा सकता है, और बजट से क्या उम्मीद है? तो पहले तो धन्यवाद, और हम बहुत पावन जगह पे खड़े, महादेव का आशीर्वाद है। उड़ीसा में बहुत पर्यटन की बहुत सारी स्कोप है, बहुत सारे मंदिर हैं। अगर आप हिस्ट्री भी देखें तो बौद्ध धर्म का भी बहुत सारे यहाँ पे जगह हैं जो कि प्रचलित भी हैं,
और उस पे बहुत सारा काम भी किया जा रहा है। सरकार भी बहुत अच्छी काम कर रही है और जो नेचुरल ब्यूटी है उस पे ग्लैम्पिंग कैंपिंग कर कर टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो एक तो आपने मंदिरों का जिक्र किया और जगन्नाथ जी का जिक्र किया, तो जाहिर है कि पर्यटन एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है और अपॉर्चुनिटी है। दूसरी, जगन्नाथ जी हैं ही खाने वाले विष्णु भगवान, तो हमारा वहाँ पे 56 भोग लगता है, खाने के बिना यहाँ कुछ नहीं होता। तो खाने का भी हमारा जो यहाँ पे बहुत सारे लोकल डिशेस है उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, उनका क्यूरेशन होना चाहिए, सो दैट एक स्टैंडर्डाइजेशन आवे और वो दुनिया भर में फेमस हो जाए। बजट से हमारी अगर खुद की जहाँ पे हमारी इन्वॉल्वमेंट है उस पे अगर पूछा जाए कि क्या आशा है बजट से आशा है कि वो फ्यूचरिस्टिक हो। अभी हमने बहुत सारा जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है। अब नए एवेन्यूज़ देखने, तो इसमें मैं, क्योंकि मैं एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ ESG स्पेस में भी काम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो एक स्पेस है जहाँ पे कि हम दुनिया भर में लीडरशिप पोजीशन ले सकते हैं। US जो है वो उससे थोड़ा कतरा रहा है अभी, और ये मौका है कि हम फ्रंट फुट में जाकर उसमें स्पेस अपना बनाएं। और जो टेक्नोलॉजीज़ बाहर देश में है, भले वो ESG में हो और या फिर नए एवेन्यूज, जैसा हम बोल रहे थे कि समंदर का जो कोस्ट लाइन है, तो 11,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन इंडिया में है, 600 किलोमीटर उड़ीसा में है। तो वहाँ पे और क्या हो सकता है सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, जैसे कि सीवीड हुआ, तो उसके बहुत सारे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी हैं, मेडिसिन में है, फूड में है, और जापान में इसका बहुत अच्छा डिमांड है और बेस्ट टेक्नोलॉजी भी वहीं पे है। तो हमारी बजट से एक्सपेक्टेशन है कि जो हम टेक्नोलॉजी लाएं बाहर से, उसमें इंपोर्ट में हमारी सहायता हो, उसमें इंपोर्ट में रियायती मिले, और जब उसको जो फाइनल प्रोडक्ट हम निकालें उसमें जो एक्सपोर्ट है उसमें भी हमको सपोर्ट मिले। और जो हमारी पेरिशेबल वेजिटेबल्स और फ्रूट है उनमें सप्लाई चेन और मार्केट कनेक्ट पे और बहुत सारा काम किया जा सकता है। हम पर एकड़ ईल्ड पे बहुत सारा ध्यान लगाए हुए हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट निकल आता है, क्योंकि ये पेरिशेबल है, तो उसको मार्केट कनेक्ट करना और उसका सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि जो फार्मर है उसको बेनिफिट मिले, किसान को बेनिफिट मिलना चाहिए, और जो सारे वैल्यू चेन में उनको भी इंसेंटिव मिले और उनको भी वही दर्जा मिले। अगर ये सोचे कि सिर्फ किसान करे, तो किसान बेचारा बहुत मेहनत करता है, लेकिन अगर उसका जो प्रोडक्ट है वो सही जगह नहीं पहुंचा, तो वो एक्सपोर्ट कॉरिडोर्स हमको बनाने पड़ेंगे। एरोफ्रेट हमने अभी तक सब शिप फ्रेट में लिया। एरोफ्रेट में क्या है कि द टनेज इज़ लेस एंड द कॉस्ट इज़ मोर, लेकिन उसी से हम फ्रेश चीज़ पहुंचा सकते हैं दुनिया भर में। हमारी जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है उनकी बहुत सारी डिमांड है, उनकी अगर डिमांड एस्टिमेट भी करें तो उसमें हम चाहेंगे कि मैडम सीतारमन हमको प्रोत्साहन दें और लॉन्ग टर्म उसमें देखें, और स्कूल कॉलेजों में एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ की अवेयरनेस बढ़ाई जाए, ताकि 5-6 साल में हम लीडरशिप पोजीशन में रहें एज ए कंट्री ऑन दैट स्पेस। बिल्कुल, और भारत के पास वो मौका है, वो छोड़ना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि जब कोई आपदा है तो उसमें अवसर भी तलाशना चाहिए। यहाँ पे गुप्ता जी मैं आपसे समझना चाहूँगा, चूँकि ये यहाँ पर टूरिज़्म का बड़ा एक बाहुल्य इंडस्ट्री बोल सकते हैं, उसके लिहाज से आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद होनी चाहिए इस बार बजट से? फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद, आपने हमको यहाँ बुलाया। पहली बात, टूरिज़्म और फूड जो दो इंडस्ट्री हैं, इसको पहले इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाए। तो सबसे बड़ी जो हमारी आग्रह है टू फाइनेंस मिनिस्टर कि हमको इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाए। इसको इंडस्ट्री नहीं बोला जाता है, लाइक माइनिंग को इंडस्ट्री बोला जाता है, IT को इंडस्ट्री बोला जाता है, इसको इंडस्ट्री बोला नहीं जाता। इंडस्ट्री ना बोलने की वजह से इसको फंडिंग नहीं मिलती है, जैसे उसको अलग इंडस्ट्रीज को मिलती है, इसको मिलती नहीं है। तो हमारी पहली आग्रह और आशा है कि हमको एक इंडस्ट्री स्टेटस मिला जाए, फर्स्ट। दूसरा हमारा ये है कि अभी कुछ टाइम पहले एक चेंज गवर्नमेंट लेके आई थी GST के अंदर फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री, जहाँ पे उन्होंने GST का रेट गिरा दिया ताकि कस्टमर को बेनिफिट मिल जाए, लेकिन उन्होंने इनपुट क्रेडिट बंद कर दिया जी। उस कस्टमर को बेनिफिट नहीं मिला है। कॉस्ट 18% से बढ़ गई है हमारी, क्योंकि हर चीज़ में आपका GST लगता है। जो भी मैं खरीदता हूँ, मेरे रेंटल हुए, मेरे मार्केटिंग कॉस्ट हुई, मेरे कमीशन हुए ऑनलाइन, तो मेरी कॉस्ट बढ़ गई है, मुझे इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। GST पूरा रिफॉर्म इसीलिए था सो दैट डबल टैक्सेशन रुके, एंड वी हैव द
उसे क्या बोलते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट बंद हो जाए, जो कि दूसरी कंट्रीज में हुआ है, बट हमारे इट इज़ बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। अभी कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई है, उसको कम करना है। तीसरा पॉइंट है कि हमको लोकल डिशेज़ को एज एंटरप्रेन्योर्स है, हमको भी लोकल डिशेज़ को प्रमोट करना है, तो हम उसको ग्लोबल स्टेज पे लेके जाएं। ओडिशा की हेरिटेज है फूड की, उसको हम बाहर लेके जाएं। अगर मैं आपको बता दूं कि हज़ारों साल पहले सबसे पहले जो खाना भगवान को दिया गया था वो जगन्नाथ टेम्पल में दिया गया था, इसलिए उसको अन्नदान के लिए फेमस है। तो सबसे ज़्यादा हलवाई ये पहले उड़ीसा से निकलते थे, जो खाना जगह जगह राजाओं के खाना बनाया करते थे, लेकिन वो जो हिस्ट्री हेरिटेज बीच में लॉस्ट हो गई। हमको उसको प्रमोट करना है एज एंटरप्रेन्योर। अगर उसमें हमको गवर्नमेंट की तरफ से ईज ऑफ फंडिंग हो गया, कोलेटरल फ्री फंडिंग हो गई एंड इंडस्ट्री स्टेटस मिल जाता है, तो हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। मेरा यही आग्रह है। बिल्कुल अब इस मंच से आप जो आग्रह कर रहे हैं, बिल्कुल देखना पड़ेगा कि फाइनेंस मिनिस्टर जी इसमें क्या करती हैं। अशोक जी, मैं आपसे इसी चीज़ को आगे समझना चाहूँगा। आप चूँकि फूड इंडस्ट्री से हैं, यहाँ पर पर्टिकुलरली उड़ीसा में किस तरीके के इश्यूज़ हैं और क्या रिजोल्यूशन मिलना चाहिए? तो इसको थोड़ा सरल तरीके से समझते हैं। मैं इसको 3 भाग में डिवाइड करता हूँ। पहले जो सप्लाई साइड इश्यूज़ हैं, सप्लाई साइड इश्यूज़ जो है वो इस तरीके से है, क्योंकि हमारे अभी जो सप्लाई चेन सिस्टम है उसमें वैल्यू एडिशन की कमी है। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी कोल्ड चेन पे फोकस कर रही है, पर वहाँ पे वैल्यू एडिशन पे ऑन पॉइंट वैल्यू एडिशन वो थोड़ा क्रिटिकल आ जाता है, जो कि हमारे उत्पादा का सेल्फ लाइफ बढ़ाता है। ठीक है, वो इंडस्ट्री जहाँ पे फ्लरिश करेगी वहाँ पे एग्रीकल्चर में फार्मर लिंकेजेस ज़्यादा होंगे। जैसे हमारी एक इंडस्ट्री आप मान लो कि फ्लोर मेकिंग इंडस्ट्री हो गई, या फिर आपकी ग्रेन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, वो सब प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट वहाँ पे सेटअप होने चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा उसमें प्रोत्साहन देना चाहिए। दूसरा आ जाता है एमएसएमई के अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आजकल जो सब्सिडी स्कीम है या फिर जो कि गवर्नमेंट भी अन्य स्कीम है, ऑल आर लिंक टू कैपिटल सब्सिडी, जो कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मिस आउट इसीलिए कर जाते हैं क्योंकि जो अभी मार्केट में जो पेस है, फास्ट पेस ऑफ ग्रोथ है, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट अप्रूवल से लेके एग्जीक्यूशन तक बहुत टाइम चला जाता है। तो गवर्नमेंट अगर ऐसा कोई स्कीम लाए, अल्टरनेट स्कीम, जहाँ पे उसके एंटरप्रेन्योर के पास ऑप्शन हो, या तो वो सब्सिडी अवेल करे या तो फिर एक्सेलरेटेड आपका डिप्रिसिएशन ये करे, जो कि दोनों के केस में एंटरप्रेन्योर को थोड़ा सहूलियत मिलेगा। और जैसे ही मेरे कॉलीग ने बताया है कि कोलैटरल एक मेजर इशू है जी, खास करके स्मॉल टू मीडियम के केस में। माइक्रो को तो अटेंड कर ही रहे हैं, स्मॉल टू मीडियम के केस में थोड़ा वो पीछे हट जा रहे हैं, क्योंकि कोलैटरल का जो परसेंटेज है वहाँ पे बहुत अमाउंट हाई हो जाता है। तो वो जो इंडस्ट्री पिछले 10 साल से कोविड के थ्रू प्रॉफिटेबल है, दे शुड बी टेकन अप सेपरेटली एंड उनको कुछ तो एक्स्ट्रा अवॉर्डिंग के तौर पे कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए। लास्टली थर्ड पॉइंट जो है सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि अभी एसएमई के जो आउटपुट्स हैं उसको इंडिया और उसके ग्लोबल स्टेज पे पहुंचाना ज़रूरी है। उड़ीसा उसका मेजर पार्ट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे फूड आइटम्स जो है वो अभी अनएक्सप्लोर्ड है। बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। और बाकी जैसे साउथ इंडियन फूड का मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि वो सभी जगह फेमस हो गया, एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर है वो करने की। लेकिन अभी जो इंडस्ट्री की हम बात करें, कुछ एक मेजर इश्यूज़ रहे हैं, खासकर चित्ररंजन जी, आपको हर दिन न्यूज़ जो हम सब पढ़ते हैं वो ये रहता है कि भाई यूएस ने टैरिफ लगा दिया, अभी कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे। मैं समझना चाहता हूँ एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको लगता है कि किस तरीके से उन चैलेंजेस को हमें केटर करना चाहिए, और क्या लगता है कि बजट से भी उसका कुछ समाधान हो सकता है? चित्ररंजन जी, आपके व्यूज़? एक तो मैं थोड़े लाइटर नोट में एक बात बताऊं जी कि अगर हम कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाएं जिसकी डिमांड है, तो उसको हमसे कोई लेने से कोई रुक नहीं सकता है। देखिए, जो भी होए, अगर हम अपने फूड क्यूरेशन, जैसा हमने कहा, हमारे जो फ्रूट वेजिटेबल्स हैं, हमारे अगर ESG एक्सपर्टीज़ बनते हैं, तो ये दुनिया की ज़रूरत है, डिमांड है। जब सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की डिमांड थी, तो यूएस तो खुले द्वार से हमको स्वागत करके लिया। तो हम उनके टैरिफ्स और उनके उस पर ध्यान रखें, लेकिन
एक कोने आंख से ध्यान रखें। अपना जो फोकस दोनों आंख है और शिव जी के पास बैठे, तीसरा आंख जब हमारा खुलेगा तो बहुत तेज वाला खुलेगा। दो आंख जो हमारे खुले हुए हैं वो फोकस रहे कि हम अपने कैपेबिलिटीज इतना अच्छा बनाएं कि, और हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज इतने अच्छे बनाएं कि वो कोई भी देश हो उनके बेनिफिट के लिए हमारी सर्विसेज और प्रोडक्ट लेंगे। तो हमारी जो गोल है, हमारी जो एम है, वो ऐसा होना चाहिए कि हम वर्ल्ड क्लास चीज़ें बनाएं। अगर यूएस नहीं लेगा, हम तो बोल रहे सीवीड का बोल रहे थे, सीवीड का हाईएस्ट डिमांड जापान में है, यूरोप में बनेगा। जी ठीक है, यूएस कुछ दिन के लिए अपने जिस दुनिया में सोच रहा है सोचवे, हमको उनसे कुछ मतलब वो करना नहीं है। हम तो ये देख रहे हैं कि हम बनाएंगे अच्छा तो लेंगे। आपके जनता हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड करेगी तो वहाँ की सरकार भी बदलेगी, बिल्कुल। तारीफ चेंज होंगे, क्यों नहीं होंगे। अभी आप हमको देख रहे हो कि हमने आपके जो भी हमारे साथ टाइज थे उसके भरोसे पे हमने बहुत सारी चीज़ें सेटअप की थी आपके साथ। जी आप उसमें तारीफ लगा रहे हो तो ठीक है, हम दूसरा रास्ता देखेंगे। हम कहाँ झुकने वाले हैं, हम दूसरा रास्ता निकालेंगे। हमारा जुगाड़ वाला देश है, हमको इनोवेशन में सबसे आगे हैं। इन्वेंशन में हमने अभी कदम रखा है। अभी हमारे मेक इन इंडिया जैसे बोले, हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट से हम नया सोचेंगे। हमने बोला कि अभी बोला कि सीवीड एक है, क्लाइमेट कंट्रोल सप्लाई चेन, ये सोचा नहीं है वर्ल्ड में कहीं। हम कर सकते हैं, हमारे पास वो साधन है, हमारे पास वो विल है, हमारे पास वो कैपेबिलिटी है। और एक चीज़ है कि हमारा जो यंग पॉपुलेशन है वो हाईएस्ट है दुनिया में। जी तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि उनको रीच करना, और गवर्नमेंट भी, मैडम सीतारामन भी हमको इंसेंटिव दे के जब हम वो अवेयरनेस प्रोग्राम करें, हम उस पर जो इंटरवेंशन करते हैं, हम तो मतलब बड़े बड़े नौकरी छोड़कर आकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जी हमको वो हमारे बैकग्राउंड चेकिंग किया जाए, हमारे कंपनीज की बैकग्राउंड चेकिंग किया जाए। अगर हमने सर्वाइव किया है हार्डशिप्स ऑन आवर ओन, हम चाहते हैं कि हमारा देश भी हमारे हमारे छोटे से अवदान से वो भी सेल्फ सस्टेन बने। हम लोग नहीं चाहते कि एक देश हमको तारीफ लगाए तो थोड़ी ना दुनिया खत्म होती है। बिल्कुल, हमारे नए पास आयाम। अपॉर्चुनिटी है, हम पॉजिटिव है, हमको मालूम है कि हमारा देश अच्छे से उभरेगा। और अभी आपके थ्रू आवाज़ जा रही है तो नेचुरली सुनेगी सरकार और अच्छा चीज़ होएगा। चलिए, एक तरफ तो हम बात करते हैं कि सरकार क्या कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी ध्यान रखना है कि इंडस्ट्री क्या कर सकती है, जो कि आप चित्तरंजन जी भी बोल रहे थे। मिस्टर गुप्ता, आपसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री की तरफ से क्या ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, और ख़ासकर मैं यहाँ पे उड़ीसा में बात करूँगा, जो लिए जा रहे हैं, लिए गए हैं और आगे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिससे एक मंच पे आके सरकार से भी हेल्प मिले और इंडस्ट्री भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा जो फूड इंडस्ट्री है जी ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स है कंट्री के अंदर, बट हमको इंडस्ट्री स्टेटस नहीं मिलता है। अगर हम खाली फूड में बोल दूँ तो अराउंड 8 मिलियन पीपल आर वर्किंग, एंड विच इज़ जो ये लोग हैं, ये आप मान के चलिए दिस आर लो स्केल एम्प्लॉयज़, यू कैन कॉल ब्लू कॉलर जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ये लोग हैं। हम लोग इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं लेकिन हमको स्टेटस नहीं मिलता है इंडस्ट्री का। हम सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, गांव-गांव में लोग हमको लेके आ रहे हैं, हम उनको काम करा रहे हैं। सो हम लोग वो कंटिन्यू करेंगे एज इंडस्ट्री, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो ये हमारा सबसे बड़ा योगदान तो देश को ये है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं एट अ ब्लू कॉलर लेवल, जहाँ पे बड़ी कंपनीज, IT कंपनीज नहीं करती हैं, वहाँ हम लोग वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। दूसरा हमारी तरफ से हमको लोकल फूड को प्रमोट करके नेशनल स्टेज पे लेके जाना है। जैसे आपने बताया साउथ इंडियन फूड है, इडली डोसा, पूरी इंडिया खाती है, पूरी वर्ल्ड खाती है। ब्रेकफास्ट डिश बन गया, इवनिंग डिश बन गया। तो उड़ीसा का फूड जो मैंने बताया, जैसे दही वड़ा है जी वो पूरी दुनिया में बिकना चाहिए। इंडिया में तो है ही। छेना पोड़ा स्वीट, अभी आप जाएंगे आपको दिल्ली में शायद नहीं मिलेगा छेना पोड़ा, कहीं स्पेसिफिक 1-2 जगह पे मिल जाए तो मिल जाए। हमको इसको नेशनल स्टेज पे लेके जाना है। देन पखाल, वो इट्स अ ब्यूटीफुली फर्मेंटेड डिश जो कि प्रमोटेड नहीं है उस तरह से, हमको उसको नेशनल फोरम पे लेके जाना है, नेशनल स्टेज पे लेके जाना है, इंटरनेशनल स्टेज पे लेके जाना है। ये हमारी एज ए इंडस्ट्री वो है। तीसरा, इन टूरिज़्म हमको जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी एक सबसे बड़ा धाम है, उसमें जो लोग पूरे इंडिया से और बाहर से आ रहे हैं उनको हम वो फैसिलिटीज़ दें ताकि वो जब वो आएँ तो उनको वो माहौल मिले मंदिर के दर्शन करने का, जगन्नाथ मंदिर के, लिंगराज मंदिर के, ये दर्शन करने का उनको वो माहौल मिले जिसको हमको दे पाएँ, वो फैसिलिटीज़ मिले। दे शुड नॉट फील चीटेड
वैसा नहीं होना चाहिए, कई कई जगह पे होता है, हमको वो माहौल देना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट से हमारे आशा है हमको इंडस्ट्री स्टेटस मिल जाए, हमारे जीएसटी क्रेडिट को सॉल्व कर दे, बहुत बड़ा इशू है, आई एम टेलिंग यू, बहुत बड़ा इशू है। तीसरा ईज़ ऑफ फंडिंग, कोलेक्ट्रल फ्री फंडिंग, यही हमारे 3 गवर्नमेंट से डिमांड है। बिल्कुल, ईज़ ऑफ फंडिंग तो किसी भी इंडस्ट्री को सस्टेन के लिए ज़रूरी है। एक क्लोजिंग कमेंट मैं आपके पास अशोक आना चाहूँगा। आप भी एक फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और ख़ुद भी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो काफ़ी लोकल है। वहाँ पर क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि बाकी लोग ये भी समझ सकें कि इस माहौल में किस तरीके से फ्लरिश हुआ जा सकता है और आगे की क्या उम्मीदें हैं। अभी हम जो डिश बनाते हैं उसका थोड़ा विवरण बता देता हूँ। वो छतुआ करके एक डिश है जो कि उड़ीसा बॉर्न डिश है। तो एक्चुअली है देसी पॉरिज, जो आप इंग्लिश ब्रेकफास्ट के नाम से काफ़ी डिकेड से कंज्यूम कर रहे हो, इंडिया में वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो उड़ीसा का वो वर्जन जो है उसको छतुआ बोलते हैं। नाउ वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि घर घर पहले मम्मी बनाती है, दादी बनाती थी। तो देयर वाज वो कोई एक सेट सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग का ऐसे नहीं है कि कैसे बनाना चाहिए, क्या आना चाहिए एज ए लार्ज स्केल। तो एज ए इंडस्ट्री हमने उसको एक लेवल पे क्रैक किया कि हम ऑटोमेशन पे गए, वहाँ पे हमने हमारा मशीनरी वगैरह सब सेटअप किया। हमें बस सरकार से एक ही दुआई है कि आप साधन सही से दो और सही टाइम पे दो। टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी टाइम पे अगर हमें साधन नहीं मिला तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग बिजनेस एट अ ग्रेटर लेवल। तो वहाँ पे एसएमई को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लार्जर प्लेयर्स जो है वो तो अपना मार्केट बना ही रहे हैं और वो भी बनाते जाएंगे। उनके साथ आगे अगर हमें कंधे से कंधा मिलाना है, टाइमिंग ऑफ मनी एंड ईज ऑफ मनी बोथ आर वेरी क्रिटिकल। बिल्कुल, ईज़ ऑफ बिजनेस इज स्पीड ऑफ बिजनेस, ऐसा माना जा रहा है आजकल। और इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर आवाज़ सुनेंगी, न सिर्फ बड़े महानगरों से, बल्कि जहां पर ईटी नाउ स्वदेश छोटे छोटे शहरों में जा रहा है, जो आम नागरिक और उसके साथ साथ जो उद्यमी हैं, जो सरकार से डिमांड कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट पेश करते हैं तो उसमें से कौन सी उम्मीदें पूरी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हम इस समय कलीनगर पहुंच चुके हैं उड़ीसा में, ये जानने के लिए कि स्टील कंपनीज आखिर कैसे फेयर कर रही हैं, और उसका एक उदाहरण है टाटा स्टील कलीनगर प्लांट। क्यों, जानते हैं। आपने जैसे उड़ीसा की बात करी, हम टाटा स्टील की संभावनाओं के बारे में आप बताइए कि उड़ीसा को अगर जो मैप पे देखते हैं, वहाँ से क्या होने वाला है अगले 3 से 5 साल में। देखिए, उड़ीसा आपका आई थिंक पूरे देश का जी स्टील हब होने वाला है, जी बिकॉज उड़ीसा इज़ ब्लेस्ड विथ ऑल द मिनरल रिसोर्सेज दैट वी हैव रिक्वायर्ड। यहाँ पर ओर का सबसे बड़ा माइंस है, जी कोयला है, ऑफ कोर्स कोकिंग कोल नहीं है, बट कोल है। देन यू हैव बॉक्साइट, मैग्नीशियम और क्रोमाइट, सब यहाँ पर है। सो इट्स अ वेरी गुड स्टेट, and I think with the help of government and all society, this state is now realizing its potential. So this is going to be a steel hub, whether it's not only Tata Steel, जो कि अभी हम लोग करीब 15 मिलियन टन है, 8 यहाँ, मेरा मंडली 5, 13 और एक नीलांचल 14. But I think this will go to 20 by the end of this decade, and we have planned also to go to 16 million ton here, 6.5 million in Meramandali, and about 9 million tons in long run in Neelanchal, long products. So plan बहुत है. I think other steel plants also, there's JSW, Rourkela Steel Plant, MNS, they all are very interested here. So मैं यही बोलूँगा कि Odisha has a very bright future. जी And I think it's for a metallurgist and of those field, it's a very good time to be in Odisha. So to all my friends, learn a little bit of Odia, and I think it's a good place to work. That's the only feedback that I have coming from young people. It's a very good place to work. People are very good and hospitable, and they are really hardworking. Thanks. एक और चीज़ मैं आपसे समझ लेता हूँ कि आपने प्लांट के बारे में बताया, लोगों के बारे में बताया, कंपनी निवेश भी कर रही है, लेकिन सरकार से क्या सपोर्ट रहा है उसके बारे में भी बताइए। और अगर हम बात करें कि पॉलिसी फ्रंट पे, वहाँ पर क्या आपकी उम्मीदें हैं और क्या ऐसा लगता है कि वहाँ पे और मदद होनी चाहिए? Sure.
देखिए इतनी बड़ी स्टील का जो कारखाना है ये बिना सरकार का सपोर्ट का हम लोग नहीं कर सकते हैं. वी रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल द टाइम, सब चाहिए. सो सपोर्ट हमें मिलता है. और क्या चाहिए, एज अ ऑपरेटिंग गाय हमें सपोर्ट चाहिए होता है. सो कैन वी गेट बेटर roads, Right. better rail connectivity to operate the plant, so that can some burden be of our employees, housing facility be shared with them if we have better roads and better connectivity with the local Right. townships. Then हम लोग pivot कर रहे हैं towards green technology. So can natural gas be available? Can hydrogen pipelines? बात बहुत हो रही है. I think government, these are very difficult subjects to talk very loosely. But I think along with the government, we should keep working on this, especially in Orissa, which is going to a future steel hub of India. I think maybe government and central government and all the players can sit down and make a plan for that. But infrastructure support, better roads, better ports, better rail connectivity support is always helpful to us. Of course, law and order is always helpful. Definitely, and thank you so much for taking out time and talking to ET Now in Pradesh. We look forward to speaking to you again after 1 year. Sure. And discuss once again what the ground situation is. Thank you so much for your time. Thanks. Thank you. Thanks. In association with SBI, the banker to every Indian truly.